Good morning, all of my dear students, and welcome all of you in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Dear students, myself Mulchan Taylor, and I am the HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. I will teach you technical communication. This is our fourth lecture on forms of technical communication. Forms of technical communication, which is the type of technical, yeah, and you can say the type of technical communication. How many type of technical communications, and इसके रूप और प्रकार दोनों एक ही होते हैं. हम इसके बारे में जानते हैं कितने तरह के होते हैं. नंबर 1, written forms and oral forms. These are the famous and important forms of the communication. Either your communication is related to the technical and normal communication, but these are two forms of the communication is very essential in our life, and regularly we use of both forms in our per day life. Written forms. Okay, let's go. What is the written forms? क्या है, हम देखते हैं इसको. टेक्निकल रिपोर्ट्स, जो भी हम कुछ लिखेंगे वो सब हमारा रिटर्न फॉर्म्स के अंदर होता है. नंबर 2, फॉर्म्स, मेमोज एंड ईमेल्स, ये भी हमारे रिटर्न में आते हैं. बिजनेस लेटर्स, जॉब सर्च, रिज्यूम्स एंड लेटर्स, मैनुअल्स, फैक्सेस, these are the type of and forms of the written forms. Oral forms, which is the oral forms? Oral forms that is applicable by our mouth, not used in pen and hands in oral mouth. Oral forms, oral communication. मौखिक संभाषण के अंदर केवल हमारा मुंह ही काम में होता है, बोलने की प्रक्रिया ही इसके अंदर लागू होती है. इसमें रिटर्न वर्क इंक्लूड नहीं होता है. जो कार्य मुंह से बोल कर के या बता कर के करवाया जाता है या किया जाता है वह ओरल फॉर्म्स में आता है, रिटर्न फॉर्म्स में ये नहीं आता है. प्रेजेंटेशंस, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द ओरल फॉर्म्स. सेमिनार, प्रेजेंटेशंस, ये हमारे बहुत एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल है. वीडियो कॉन्फ्रेंस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल फॉर्म्स, ये भी बहुत अच्छा फॉर्म्स है, एग्जाम्पल्स हमारा. ऑडियो कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज, एम्प्लॉयड एंड फ्रेश, इंस्ट्रक्शंस, सेमिनार्स, टेलीफोन टॉक्स, दीज आर द forms of the oral communication. Why? What is the difference between oral and written communication? Oral forms, oral communication और written communication में क्या फ़र्क है? Very big difference between both. दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है. Written communications के अंदर whatever we delivered the information, जो भी हम कुछ भी डिलीवर करेंगे उसकी कॉपी हमारे पास में रहती है. बट ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती. आज थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके हम उसको रख सकते हैं, लेकिन पहले ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी. तो आज ये डिफरेंस इसका यहाँ पर थोड़ा कम है. बट और चीज़ों में मैक्सिमम जहाँ पर हमें डाउटेशन होता है तो वो रिकॉर्डेबल होती है, बट नॉर्मल कम्युनिकेशंस को हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते. तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंट भी है. नेक्स्ट, जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये डिफरेंस अब हम यहाँ देखते हैं. जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, पहला हमारा है जनरल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन. ये बहुत ज़रूरी है जानना कि सामान्य संभाषण और तकनीकी संभाषण, इसमें अंतर क्या है.
डिफरेंट क्या है? कंटेंट्स ए जनरल मैसेज, कंटेंट्स ए जनरल मैसेज, इसमें सामान्य वार्तालाप को शामिल किया जाता है, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशंस के अंदर ए टेक्निकल मैसेज, उसमें उस संभाषण या वार्तालाप को बड़े सटीक तरीके से उसको ड्राफ्ट किया जाता है या भेजा जाता है। इनफॉर्मल इन स्टाइल्स एंड अप्रोचेज, इनफॉर्मल स्टाइल इन अप्रोचेज, इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। किसी सामान्य स्थिति के द्वारा भी हम इसको किसी व्यक्ति, आम आदमी के साथ भी इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं और ये सुगम होता है। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर फॉर्मल इन स्टाइल एंड अप्रोच, फॉर्मल इन स्टाइल एंड अप्रोच, ये फॉर्मल होता है क्योंकि इसका जो प्रारूप होता है उसी प्रारूप के अंदर ये ट्रांसमिट किया जाता है, उस प्रारूप से अलग हट करके नहीं किया जा सकता। नो सेट पैटर्न्स, जनरल कम्युनिकेशन में कोई डिफरेंट, कोई पैटर्न्स नहीं है। आप जो भी बोलना चाहते हैं, आपकी लैंग्वेज जो भी है आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। बट टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर फॉलोज ए सेट पैटर्न्स, आपको जो नियम कायदे कानून जो बता रखे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या आपकी पोस्ट क्या है, सामने वाला कौन व्यक्ति है, उससे रिलेटेड पोस्ट क्या है, उसी के हिसाब से आपको अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करना होगा। सिमिलर हम जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें हम ऐसे नहीं करते, बट यहाँ पर आपको करना ही होगा। जो भी सेट पैटर्न्स है उसी के अनुसार आपको चलना है। मोस्टली ओरल, जनरल कम्युनिकेशंस के अंदर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता कि हम इसको रिटर्न करें। अधिकांशतः ये मौखिक रूप से ही किया जाता है। जो भी हम वार्तालाप होती है, आपस में जो भी बातें करते हैं वो हमारी ओरल कम्युनिकेशन में आती है। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशंस के अंदर ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है, बोथ ओरल एंड रिटन। इसमें बोल करके भी काम किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक रिटन कॉपी भी उस संबंधित एम्प्लॉय को दी जाती है एक सबूत के तौर पर, और ये बहुत ज़रूरी है। नॉट ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस, ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस। इसका एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है, जनरल कम्युनिकेशंस के अंदर कोई चुनिंदा लोग नहीं होते। इसमें हमारे श्रोताओं का जो दायरा होता है वो कोई सा भी दायरा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन स्पेसिफिक ऑडियंस, बिकॉज दिस इज़ द रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्लेस। क्यों? क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई ये कम्युनिकेशंस होती है, तो इसका एक विशिष्ट स्थान या कार्यस्थल होता है, तो वहाँ की ऑडियंस भी एक विशिष्ट होती हैं। ठीक स्पेसिफिक या सटीक वे लोग होते हैं जिनको हमें कुछ कहना होता है, जबकि नॉर्मल कम्युनिकेशंस के अंदर ये नहीं होता। इसमें कोई सा भी कैटेगरी के पर्सन हो सकते हैं जिसको हम कुछ भी बात बोल सकते हैं। नॉट यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स और ग्राफिक्स, नॉर्मल कम्युनिकेशंस के अंदर हम कोई ऐसे डेटा यूज नहीं करते क्योंकि वहाँ ज़रूरत भी नहीं होती, और हमारे दिमाग में ये भी होता है अगर इनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम पार्टिसिपेट करेंगे, पता भी नहीं कि ये लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे। बट टेक्निकल कम्युनिकेशंस के अंदर ये डाउटेशन नहीं होता। वाई? बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू द सेम पोस्ट एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी डिलीवर्ड आवर कम्युनिकेशंस। जिस स्थान पर हम हैं और वहाँ जिस तरह का हमारा कम्युनिकेशंस या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड की जाएगी, तो रिक्रूटेड जितने भी ऑडियंस हैं वे सारे के सारे रिक्रूटेड हैं और रिलेटेड टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, तो डेफिनेटली वो इन सब चीज़ों के बारे में जानते ही हैं, तो उन्हें वे सारी चीज़ें हम बताते हैं। जैसे इन्वॉल्व्स जर्गन ग्राफिक्स, कोई से भी डेटाज है या कोई हमने कैटलिस्ट यूज किया है तो वे डेफिनेटली समझेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। इस तरह से हमारे जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में डिफरेंट था। अब इनका जो तरीका होता है कम्युनिकेशंस का, वो कैसे प्रोसेस में आती है और कैसे डिलीवर्ड की जाती है। सेंडर, जो भी वक्ता है वो सेंडर होता है। एनकोड
वो जो भी उसने एनकोडिंग बताया, लैंग्वेज यूज करता है उसको एनकोडिंग बोलेंगे। मीडियम वो ये सेट करता है कि लैंग्वेज द कैटेगरीज एंड टूल्स ऑफ द कैटेगरीज, कौन सी लैंग्वेज दैट इज़ द रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑडियंस कौन से हैं मेरे, उसके हिसाब से वो लैंग्वेज सेट करता है। डिकोड रिसीवर, तथा रिसीवर ऑडियंस होते हैं यहाँ पर, सुनने वाले, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने वाले, तो वे उस इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से अपने आप को तय करते हैं कि इसके बारे में जो भी कुछ बताया जा रहा है वो हमें आता है या नहीं आता है। तो कैसे भी करके वो उस इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं, वो डिकोड भी आता है। इसके बाद में जितना भी उनको समझ में आया उसका वो फिर रिपीटेशन करते हैं, वो फीडबैक में आता है जो कि वापस वक्ता के पास में जाता है। इस तरह से हमारा ये प्रोसेस चलता है। टेक्निकल रिपोर्ट्स, इसके अंदर ये जो रिटन कम्युनिकेशन में था वही एक चीज़ यहाँ पर आती है टेक्निकल प्रोसेस के अंदर। नंबर है फैक्चुअल राइटिंग बेस्ड ऑन एविडेंस कंटेनिंग और गेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक्स, राइट है। फैक्चुअल राइटिंग, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और ऑडियंस की हम बात करते हैं, तो फैक्चुअल राइटिंग हमें उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी दी गई है उसी के अनुरूप हमें वो भी लिखना होगा और वो बिल्कुल तथ्यात्मक होनी चाहिए। बेस्ड ऑन एविडेंस, क्योंकि कल को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है किसी सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर, तो वो ज़रूरी है कि सटीक ही लिखी जाए और सही तरीके से उसको फाइलिंग की जानी चाहिए। कंटेनिंग ऑर्गेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक्स, कंटेनिंग ऑर्गेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ओके, कंटेनिंग क्या था इसमें, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, विशेष विषय बिंदु के ऊपर जो भी आपने इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड की है उसको आप अपने फाइलिंग के अंदर सही तरीके से उसको संभाल के रखेंगे। यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ एक्साइटिंग प्रोसीडर्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब ये भी आपके काम क्यों आएगी, क्योंकि ये सारे के सारे टूल्स हमारे लिए इसलिए ज़्यादा यूजेबल होंगे। यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिटिंग प्रोसीडर्स एंड प्रैक्टिसेस, आप जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करने जा रहे हो वे ऑडियंस आपके नॉर्मल नहीं है, वे स्पेसिफिक ऑडियंस है। आप जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप सुपरवाइज़र हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कोई इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो भी सेम ऑर्गेनाइजेशन से बाइंड अप है। हाँ, आपका पोस्ट उनसे अपर लेवल का है, बट दीज आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, एक के हैं तो डेफिनेटली उनको इन्फॉर्मेशन तो है ही हर चीज़ की। तो प्रोसीडर्स एंड प्रैक्टिसेस, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें दें उससे पहले हम उसको देख लें कहीं गलती तो न हो जाए, क्योंकि हम जिन श्रोताओं को बताने जा रहे हैं वे हमारे समकक्ष भी हो सकते हैं, शायद इन्फॉर्मेशन भी वो हमसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कहीं गलती हमसे न हो जाए तो बताने से पहले हमें उसको एक बार ध्यान से उसको देख लेना चाहिए। यूज्ड फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, यूज्ड फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स में ये भी चीज़ इंक्लूड की जाती है। अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए या फिर सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। शायद हो सकता है कि आपकी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, उसमें कौन कौन सी फीचर्स है जिसके लिए आपने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड की है, अपने उन साथी लोगों को आप उसकी फैसिलिटीज़ और फीचर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं, वे सारे के सारे हमारे राइटिंग कम्युनिकेशन में और टेक्निकल कम्युनिकेशन में आते हैं। असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ द ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, तथा आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं या जो भी प्रक्रियाएं हमारी आगे की क्या क्या हो रही है वो सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ सेमिनार में व्यक्त करते हैं। इस तरह से हमारा ये कम्युनिकेशन बेहतरीन होता है। सेंडर एनकोडर्स, मैसेज, मीडियम चैनल, रिसिपेंट डिकोडर्स, फीडबैक्स और कॉन्टैक्ट जो हमने अभी किया था, ये इस तरह से 5-6 इनके टूल वो पॉइंट्स होते हैं, चेन होती है, लिंक होता है जिसके द्वारा हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती जाती है, तब जाकर के उसका फीडबैक सही से आता है।
सेंडर, मैसेज, चैनल, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक, जो हमने अभी ग्राफ के द्वारा समझा था वही चीज़ यहाँ पर है। मतलब इस चैनल के अलावा हमारा कम्युनिकेशन बेहतरीन हो ही नहीं पाएगा, इसके अंदर ये चैनल होना ज़रूरी है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में लॉसवेल ने 1948 के अंदर बताया था, वो किस तरह से हैं। जिसने भी कुछ कहा है वो वक्ता होता है। वाट क्या कहा एंड इन वाट चैनल, किस तरीके से कहा और किससे कहा, विथ वाट इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इन्फॉर्म सोर्स, अब यहाँ पर शैनन एंड वेवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में बताया गया, क्या बताया गया इसके अंदर, तो सीधा बताया कि ये हमारा सेंडर होता है। वाट इन वाट चैनल, ये हमारे एनकोडर लैंग्वेज जो यूज की थी और कौन से चैनल के द्वारा उसने की, किसको कहा, ये हमारा कौन होता है, रिसीवर होता है। विथ वाट इफेक्ट, समझ करके जो भी इंफॉर्मेशन देगा उस रिसीवर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वो हमारा इसमें आता है, जो एक शॉर्ट मॉडल लॉसवेल ने 1948 के अंदर प्रस्तुत किया था। ठीक उसी तरह से शैनन एंड वीवर ने उस मॉडल को दिया, तो उसमें भी यही चार थी। इन्फॉर्मेशन सोर्सेस, ये कौन होता है, ये हमारा वक्ता होता है। एनकोडर, उसने कौन से साइन का या लैंग्वेज का यूज किया। चैनल क्या था, ओरल था या रिटर्न कम्युनिकेशन वाला था। डिकोडर, आपके जो रिसीवर है वो उस लैंग्वेज को समझते थे कि या नहीं समझते थे। डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन वहाँ तक, वो मतलब जहाँ तक आप इंफॉर्मेशन को भेजना चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँची भी या नहीं पहुँची है। बीच के चैनलों में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी कि आपकी इन्फॉर्मेशन श्रोता तक पहुँच नहीं पाई हो। कभी कभार ये भी होता है आपने जिस लैंग्वेज का यूज किया और वो जो आपकी पोस्ट को डिलीवर करने वाला जो बंदा है वो उस लैंग्वेज के बारे में अनभिज्ञ है, उसको एड्रेस नहीं आया, आपने इंग्लिश के अंदर सब कुछ लिखा, लेकिन आपका जो पोस्टमैन है या आपके डाक को डिलीवर करने वाला जो व्यक्ति है वो इतनी इंग्लिश उसको आती नहीं है और वो एड्रेस के अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीवर के पास में जितनी फास्ट गति से पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाती है। तो ये कभी कभार हमारी कम्युनिकेशन बैरड हो जाती है। नेक्स्ट, शेरमैन मॉडल कम्युनिकेशन, इन्होंने अपने तरीके से कहा कि सोर्स ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो क्रिएट होती है वो एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर कुछ अनुभवशील व्यक्तियों का एक क्षेत्र होता है। एनकोडर, सोर्स, डिकोडर, ठीक है, मैसेज और फीडबैक इस तरह से घूम के रिसीवर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, एनकोडर, सोर्स एंड डिकोडर, वही दोनों चीज़ें हैं, उसको घुमा फिरा करके इन लोगों ने इसको थोड़ा सा बताया कि हम कैसे भी उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, वुड्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इन्होंने कुछ अलग तरह से समझाया। टाइम फर्स्ट, टाइम सेकंड, टाइम थर्ड। अब ये टाइम फर्स्ट क्या है, टाइम सेकंड क्या है, टाइम थर्ड क्या है। कम्युनिकेशन एज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स का सेंटर है वो हमारा ये है। कम्युनिकेशन ए और कम्युनिकेटर बी दो हैं। शेयर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, सिंबॉलिक इंट्रैक्शंस ओवर टाइम्स, कम्युनिकेशन बीच फील्ड एक्सपीरियंस नॉइज। अच्छा, यहाँ पर जब कोई बात नहीं बनती है, आपके श्रोता आपकी बात को नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फीडबैक नहीं आता बल्कि शोर शराबा होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इस तरह से हमारे कम्युनिकेशन के टाइप ऑफ कम्युनिकेशन थे और आगे हम इसके आगे के लेक्चर में और जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।